खुशियों की है सुबह, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हमारे साथ एक बेहद विशेष मेहमान जुड़ रही हैं। एक चेहरा जो दिल में उतर जाए, एक मुस्कुराहट जो हमारे जहन में अमिट छाप छोड़ जाए, एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व जो पूरी दुनिया को लुभा जाए, और एक ऐसी विलक्षण अभिनय प्रतिभा जो सिने जगत पर ही अपने अमिट छाप छोड़ जाए। आज हम बात कर रहे हैं सिने जगत की जानी मानी अभिनेत्री, एक प्रतिष्ठित अभिनय करने वाली एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से दशकों तक भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है, और इसीलिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। हमारी आज की विशेष मेहमान हर दिल अजीज वहीदा रहमान जी। सौंदर्य, अभिनय और मेधा का विलक्षण संगम। वहीदा रहमान भारतीय फिल्म जगत की उन महानतम अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने कई दशक तक लोगों के दिलों पर राज किया। 50, 60 और 70 के दशक की क्लासिकल फिल्मों में अभिनय की विभिन्न शैलियों द्वारा उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में जन्मी वहीदा जी ने शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा उस दौर के मशहूर डांस गुरु तिरुचंद्राम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई से ली थी। यही वजह है कि वो अभिनय के साथ साथ अपने नृत्य शैली से भी दर्शकों का मन मोह लेती थीं। यूं तो वहीदा जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन उन्हें हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक 1956 की फिल्म सीआईडी से मिला। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। इसके बाद वर्ष 1957 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान की क्लासिकल फिल्म प्यासा रिलीज हुई, जिसने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नया इतिहास रचा। उसके बाद तो गुरुदत्त और वहीदा जी की जोड़ी ने कई यादगार फिल्में दी, जिनमें कागज का फूल, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम जैसी फिल्में शामिल हैं। वहीं देवानंद के साथ की गई उनकी कई यादगार फिल्में उनके बेहतरीन अभिनय की मिसाल हैं, जिनमें गाइड, प्रेम पुजारी, काला बाजार, बरसात की एक रात जैसी फिल्में हैं। वहीं उन्होंने सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म रेशमा और शेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल किया। एक लंबे अरसे तक वो अपनी खूबसूरती, शोखी और चुलबुली अदाओं से फिल्मी पर्दे पर राज करती रहीं। 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वहीं 2011 में उन्हें पद्म भूषण मिला। हिंदी सिनेमा में उनके इसी अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार की तरफ से फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के से उन्हें नवाजा गया है। वहीदा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दूरदर्शन पर। थैंक यू, थैंक यू। आप अभी भी वैसे ही एवर ग्रेशियस, एवरग्रीन, वंडरफुल टू हैव यू विद अस वहीदा जी। सबसे पहले जब आपको ये पुरस्कार घोषणा हुई, पता चला, सबसे पहले आपने किसके साथ साझा की थी ये खुशखबरी? मेरे बच्चों के साथ। मेरी प्रायोरिटी बच्चे हैं, तो उनको मैंने सुनाया। तो पहले तो मैं एक लहजे के लिए खामोश हो गई कि कुछ सोच नहीं रही थी, मैं सोचा नहीं। तो किसी लड़की ने फ़ोन किया कि ऐसे होने वाला है, आपका अवार्ड मिलने वाला है। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं कि कौन है, हाउ डू आई नो। तो वो हंसने लगी, पता नहीं कौन थी वो।
तो कहने लगी अभी ऑनरेबल मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गई। फिर मैंने सबसे पहले अपने बच्चों के साथ शेयर किया ये न्यूज़। एक मुझे लगता है जश्न वाली खबर थी ये। और पूरा देश इस बात को लेकर बहुत खुश है कि ये पुरस्कार आपको प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि देखें तो लगभग 65-67 साल का आपका अभिनय का एक सफ़र रहा है जी। क्या आज भी लाइट कैमरा एक्शन सुनकर वही एहसास होता है जो 16 साल की वहीदा को होता था? हाँ, अभी तो काफ़ी बरसों से 10-12 साल से कुछ काम नहीं किया, मगर वो चीज़ जिंदा रहना चाहिए। अगर वो मर गई तो समझो कि आप ख़त्म हो गए। बहुत कभी कभार 10-12 साल ऐसे कोई हो तो जब वो एक्शन कहते हैं ऐसा लगता है स्विच ऑन हो गया है। जान आ जाती है जी। सॉन्ग ऑफ द स्कॉर्पियन ये आपकी आखिरी फिल्म। हाँ। कुछ साल पहले आपने यही आखिरी फिल्म की थी, इरफान खान भी थे उसमें आपके साथ। इस फिल्म के पीछे के सफ़र की अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी 16 साल की बात की ना। हाँ। तो जब आप 16 साल की इतनी छोटी उम्र होती है वहीदा जी, अगर आज हम सोचते हैं मुड़कर, लेकिन आपने उस उम्र में सिने जगत में कदम रख दिया, जबकि आप तो बहुत पढ़े लिखे परिवार से आती थीं और उस वक्त ऐसा दौर था जब ये माना जाता था कि संभ्रांत परिवारों की लड़कियां ज़्यादा फिल्मों का रुख नहीं करती हैं। तो बड़ा अचंभा होता है ये सोचकर कि आपने कैसे और कब ये निर्णय लिया कि मुझे फिल्मों में ही जाना है। दरअसल सबसे पहले उस ज़माने में हमारे बचपन में औरतों को और ख़ासकर मुस्लिम फैमिलीज़ को ज़्यादा पढ़ना लिखना नौकरी करने का ये रिवाज नहीं था। तो मैंने उस वक्त सोचा मैं डॉक्टर बनूंगी कि ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, मेडिसिन इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। मगर बचपन में मैं खुद इतनी बीमार रहती थी तो मेरे पेरेंट्स ने, बेटा आप खुद बीमार रहते हो, आप कहाँ से डॉक्टर बनोगे, और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है डॉक्टरी के लिए। अच्छा, तो मैंने कहा नेक्स्ट ऑप्शन डांस करने का, गाने सुनने का बहुत शौक़ था। तो मैंने कहा फिर मैं एक्टिंग करूँगी। तो बोले डॉक्टरी से और एक्टिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जस्ट अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल माइंडेड थे और ब्रॉड माइंडेड थे, तो वो कहते थे हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि कोई हुनर ख़राब नहीं होता बेटा, आदमी ख़राब होता है कि हम जैसे बिहेव करते हैं, जैसे पेश आते हैं, उसको उस प्रोफेशन का नाम ख़राब होता है, प्रोफेशन कभी कोई नहीं ख़राब होता। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी पेरेंट्स की, तो उन्होंने इजाज़त दी और मैंने कुछ 8-9 साल की थी तो डांस सीखना शुरू किया था, भरतनाट्यम। जी। और आपने भरतनाट्यम सीखा, फिर आप फिल्मों में आए और फिल्मों में आपने अपनी जगह बनाई। हालांकि आपने तेलुगु फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। हाँ। लेकिन वहीदा जी, क्या ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा था आपके जीवन में जो कुछ हुआ कि पहले नृत्य सीखा, फिर फिल्मों में आए और फिर रीजनल से आगे हिंदी फिल्म? नहीं, मैंने डांस करना शुरू किया तो फिर मेरे जो गुरु जी थे उन्होंने क्या, घर में सीखते रहो, घर में बैठे रहो मतलब नहीं है, तो दुनिया को भी दिखाना चाहिए कि तुम कर सकती हो, अच्छा करती हो। तो फिर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। आई बिलीव स्ट्रांगली कि मैं डेस्टिनी, और एक के बाद चीज़ें होती गई। और किस्मत की बात है कि मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, ऑफर्स आते गए। यू नो, मेरे फादर के कोई दोस्त वो प्रोड्यूसर बन गए, ये वगैरह वगैरह, बस बड़ी मेहरबानी शुरू हो गया और अच्छे से आगे चलता रहा। आपको याद है जब पहली बार आपने 16 साल की उम्र में कैमरा फेस किया था, दिल में धुक धुक हुआ था उस वक्त? नहीं, चूँकि मैं स्टेज पे डांस कर चुकी थी, उतनी नर्वसनेस नहीं थी, मगर मीडियम अलग होता है ना। स्टेज पे डायरेक्ट घंटे 2 घंटे करना पड़ता है आपको, और फिल्मों में रुक रुक के एक शॉट के बाद शॉट करना पड़ता है, तो थोड़ी नर्वसनेस तो थी। तो उस वक्त मेरे फिल्म के डायरेक्टर थे, मेरी पहली फिल्म थी तेलुगु में, तो उन्होंने कहा और रीटेक होते हैं, एक टेक दूसरा टेक ठीक नहीं, दोबारा। तो बोली इस पे आप बिल्कुल ध्यान मत देना, 50 टेक हो या 1 टेक हो, आप रिलैक्स करके जो करना है, जैसे सोचो तुम स्टेज पे कर रहे हो वैसे ही है। सो मुझे उनकी बहुत सपोर्ट मिला तो ठीक हो गया।
ठीक हो गया और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से आप मुंबई में आई। लेकिन ये भी बात है कि आप कहते हैं हमेशा कि आप बहुत शाय नेचर की थी, शर्मीली थी आप ना। और ऐसे में लगता है कि एक और शर्मीला व्यक्तित्व, दूसरी ओर फिल्मों में आकर कैमरे के आगे अभिनय करना, तो आपको कोई मुश्किल नहीं हुई आपके नृत्य के कारण? क्योंकि मेरे डांस गुरु ने भी कहा, फिर फिल्म डायरेक्टर्स ने भी कहा, जब कर रहे हैं तो दिल खोल के करो। और दो लोग, हम सब आर्टिस्ट की दो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, एक खुद पर्सनल, और जब व्हेन यू आर परफॉर्मिंग यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू हैव टू बिकम दैट कैरेक्टर। कि आप गुलाबो हो या रोज़ी हो या जमीला हो, वो जब ख़त्म हो जाए तो वापस अपनी इसमें चले जाना चाहिए। आजकल तो हम देखते हैं ना, जैसे आज के दौर में जो एक्ट्रेस या एक्टर बनना चाहते हैं, एक तैयारी करते हैं, वो डांस भी सीखते हैं, लैंग्वेज पर भी परफेक्ट करते हैं, अभिनय भी सीखते हैं, और एक तैयारी के साथ वो इस क्षेत्र में कदम रखते हैं। हाँ। आपने कोई ऐसे फॉर्मल क्लास अभिनय की तो ली नहीं थी, लेकिन आप जब आई तो आपने आते ही अपनी धाक जमा दी। क्या था सीक्रेट इसका? सीक्रेट एक तो मेरे बहुत सारे बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स ने कहा, बी नेचुरल, और जो भी करते हो फील करके करो। क्योंकि उस वक्त कोई एक्टिंग स्कूल्स नहीं थे, पूना इंस्टीट्यूट नहीं था, शॉर्ट कोर्सेज ऐसे सब कुछ नहीं था। तो बोले बस इतना ही मैं बता सकता हूँ। डायरेक्टर्स कहते थे आप महसूस करो इस सिचुएशन को, इस मूड को, तो आप बस कर डालो, यू नो। बस वही किया फॉलो। चलिए, आपको कुछ दशक पहले के वक्त में ले चलते हैं। 1950-60 का वो दशक, जब आपने फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में आपने पदार्पण किया और आपको मुंबई में किसी को जानते नहीं थी। ये सोचकर भी अचंभा होता है कि आप मुंबई में किसी को नहीं जानते और माया नगरी में आप पहुंचे और आपका स्क्रीन टेस्ट हुआ बाकायदा, और आप देव साहब के ऑपोजिट एक्ट कर रही थी। बिल्कुल। जब आपको पता चला, क्योंकि आप बहुत फैन थे देव साहब के, जब आपको पता चला कि मैं देव साहब के सामने हीरोइन बनने वाली हूँ, क्या रिएक्शन था? बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आई कुडंट बिलीव कि मैं और देव के साथ, तो वो बहुत मिलनसार, अच्छे, डिसेंट आदमी थे। तो पहली बार जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो मैंने कहा देव साहब आपसे मिलके मैं कहना चाह रही थी, खुशी हूँ। तो कहने लगे देव साहब नहीं कहोगे तुम। मैंने कहा आप मुझसे बड़े हैं और इतने बड़े स्टार हैं, ये मेरी पहली पिक्चर है और मैं इतनी बदतमीज़ नहीं हूँ कि मैं देव कहूँ। बोले नहीं तुमको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आई डोंट फील कंफर्टेबल, ऐसा लगता बहुत दूरी है। हाँ। तो आई वांट टू बी फ्रेंड्स विथ माय को आर्टिस्ट। मैंने कहा अच्छी बात है। आपने जब एक्टिंग का अपना करियर शुरू किया, उस वक्त का क्या दिनचर्या होती थी आपकी? कैसा माहौल होता था सेट्स पर? क्योंकि हमने सुना है कि तब सैलरी दी जाती थी, आप जुड़ जाते थे, वेतन मिलता था और आप काम करते थे। घंटों अपने शॉट के लिए वेट भी करना पड़ता था आपको। जी। तो कैसा माहौल होता था सेट्स पर? क्योंकि जब आप कोई चीज़ करते हैं, एक तो सबसे पहले आपको पैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और परसिवियरेंस होना चाहिए और प्रैक्टिस एंड ट्राई टू मेक इट परफेक्ट। तो ये 5 P वर्ड लेटर्स हैं, उस पर मैं बिलीव करती हूँ। मेहनत करनी पड़ती है दिल लगा के, पैशन के साथ, तो फिर अच्छा हो ही जाता है। तो सेट्स पर मस्ती होती थी को एक्टर्स के साथ? उस वक्त क्या था, हमारे जो मेकअप रूम्स थे बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे और कोई वॉशरूम तो होता ही नहीं था स्टूडियो में। कैन यू बिलीव दैट? और आजकल ये वैनिटी वैन्स हैं, ये बहुत मदद, ऐशो आराम बहुत है, उस वक्त नहीं था। तो शॉट होने के बाद हम सेट पे बैठ के आपस आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स गप्पे लगाते थे, कहानियाँ सुनाते थे कि अगला हम ये सोच रहे हैं, हम ये प्लान कर रहे हैं। तो वी यूज्ड टू बॉन्ड अ लॉट और काफ़ी ये कहानी बनानी चाहिए, ये किताब पढ़िए आप, वो ऐसा होता था। मगर आजकल चूँकि वैनिटी वैन्स हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, तो सब अपने अपने ज़िंदगी में मसरूफ़ और बिज़ी रहते हैं। उस वक्त हम आपस में लेके फैमिली और जब पिक्चर ख़त्म हो जाती थी तो बहुत दुख होता था कि हाय फिर मिलेंगे नहीं हम, ऐसे इट इज़ वेरी नाइस। परिवार वाला माहौल बन जाता था, एक टीम स्पिरिट। वहीदा जी, आपकी फिल्मों की बात करती हूँ अब। आपने शुरुआत में प्यासा से करूँगी,
क्योंकि गुरुदत्त साहब के साथ आपने बहुत फिल्में की हैं। उनके साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा? एक को एक्टर के तौर पर, एक निर्देशक के तौर पर कैसे थे गुरुदत्त साहब? उनको मैंने शुरू से क्या हुआ, जब प्यासा सबसे पहले तो CID बनी जो उन्होंने प्रोड्यूस की थी, और प्यासा उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी, डायरेक्ट भी की थी, एक्ट भी किया था। तो उस वक्त मेरी जानकारी फिल्म मेकिंग की बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। जैसे डायरेक्टर ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे कर दो, और वो बहुत इंटेंसिव डायरेक्टर थे। और उसमें उनमें एक बहुत खूबी थी कि वो नोट करते रहते थे इनको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि प्यासा में एक सीन था कि पता चलता है कि विजय हीरो पटरी के नीचे आके गुजर गए हैं, तो वो न्यूज़पेपर में आती है। तो आई एम सपोज टू जो अक्सर नॉर्मल होता है कि नो ऐसे करके नहीं करके वो रोने लगती नहीं। तो और आप मानोगे नहीं कि मेरे मुँह से चीख ही नहीं निकले। आई हैव सपोज टू स्क्रीम कि नो ऐसे, मतलब हिंदी में नहीं। तो कहने लगे पहली बार मैंने ज़िंदगी में लड़की से मिला जो चीख नहीं सकती। आप लोग तो कॉकरोच देखो, बिल्ली देखो, चीख मारते, हाउ कैन यू नॉट स्क्रीम? मैंने कहा मैं मुंह खोल दिया, आवाज़ नहीं आ रही है। तो बड़े हंसे, तो बोले कमाल है। अच्छा एक काम करो, जब आप न्यूज़ पढ़ती हैं वो पेपर को क्रश करो, आंखें बंद करके स्लाइड डाउन। तो सबने कहा ये कैसे? बोले नहीं, ये डायरेक्टर का ये है, मैंने ये कंसीव किया, ये भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कोई कुछ हादसा हो जाए कि आप खाली स्क्रीम करें। ऐसा भी जो शौक लगता है उनको, दुख लगता है, तो ये भी करो। तो उनमें वो बड़ी खूबी थी कि आप ये नहीं कर सकते तो अच्छा, तो सोचेंगे बोले अच्छा ऐसे कर लो, यू नो। उससे मुझे बहुत मदद मिली। ये जैसे हम देखते हैं कि प्यासा फिल्म उदाहरण के तौर पर जिस तरीके की गहन सोच इस फिल्म में प्रदर्शित की गई है, जिस तरीके का दर्द एक व्यक्ति अपने साथी बंधुओं के लिए महसूस करता है, उस दर्द को इसमें प्रदर्शित किया गया है। कागज़ के फूल में हमने देखा इस तरीके की सोच सामने आई है। ये जो उनकी सोच थी, उनका व्यक्तित्व का एक हिस्सा था, ये कहाँ तक वो अपने जीवन में इसको प्रदर्शित भी कर पाए, जो उनके साथी लोगों के साथ अनुभव होते थे जिनको आपने बहुत करीब से देखा होगा? नहीं, ऐसे दोनों मिक्स नहीं हो सकते, अलग अलग ही होते हैं, यू नो। क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ को फिल्म में नहीं डाल सकते। गुरुदत्त जी बहुत सेंसिटिव थे, तो वो सब नोट करते थे। अगर हम गाइड फिल्म की बात करें, हम सब मानते हैं कि एक क्लासिक फिल्म थी गाइड। आप जब इस फिल्म में काम कर रही थी, तब आपका अनुभव कैसा रहा था इस रोल को लेकर? रोजी के लिए आपने किस तरह की तैयारी की थी? क्योंकि रोजी एक वो कैरेक्टर था जिसमें आपने जो भरतनाट्यम सीखा था, आपको वही करना भी था। और उस दौर के वक्त के लिहाज से हम देखें तो रोजी का कैरेक्टर बहुत अलग था। वो चैलेंजिंग लगा आपको क्या? क्योंकि उस वक्त की मैगजीन्स में ये बात कही जाती थी कि अगर वहीदा जी ने ये रोल किया, हालांकि आपको गाइड के लिए पहले रिजेक्ट किया गया था कि ये रोल किया तो सुसाइडल हो सकता है ये आपके लिए। मेरी शुरू से आदत थी कि अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करूं, वरना उस वक्त ज़्यादातर लव स्टोरीज बनती थी। लड़का लड़की मिले, एक अमीर है, एक गरीब है, माँ बाप नहीं मानते वगैरह वगैरह, फिर वो बोरिंग हो जाता था। तो आई वॉज ऑलवेज इन सर्च ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स टू प्ले, यू नो। तो जब रोज़ी देव ने किताब भेजी, बोले वहीदा ये किताब पढ़ना R.K. नारायण की दी गाइड। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर कहने लगे अच्छी लगी? मैंने कहा अच्छी है। तो बोले मैं सोच रहा हूँ इसको बनाने के लिए। मैंने कहा ओह ग्रेट। मैंने कहा वेरी वंडरफुल। मगर उस वक्त क्या था, इंडस्ट्री में सब ने कहा बहुत गलत काम कर रही हैं आप। उस वक्त उस ज़माने में पहली बार स्क्रीन पे हीरोइन आती है तो शी इज़ मैरिड टू अ ओल्डर मैन, और धीरे धीरे इसकी एम्बिशन होती है टू बी ए ग्रेट डांसर, जो हस्बैंड को नहीं पसंद है। हस्बैंड को तमाचा मार के शी वॉक्स आउट। इट्स अनहर्ड ऑफ, यू नो। इंडियन औरत हस्बैंड को तमाचा मार के वॉकआउट कर जाए। देन शी स्टार्ट्स लिविंग विथ राजू, नो मैरिज बट लिविंग इन रिलेशनशिप। उस वक्त के लिए इट वॉज टू मच। तो मेरे दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कह रहे थे आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही हैं, ये आपकी आखिरी पिक्चर होगी,
कि कोई इंडिया में ऐसी पिक्चरें बनाता नहीं है। आपको ऐसा शौक़ है तो आप हॉलीवुड चले जाइए, हिंदी पिक्चरों में काम मत कीजिए। अच्छा, आपको ये सब सुनने को मिला उस वक्त? हाँ? या और मज़े की बात यह है, जब एक दूसरी पिक्चर बन रही थी मेरी, नीलकमल, जिसमें मेरा नाम था सीता, उसका री-इनकारनेशन होता है वगैरह वगैरह, तो कहने लगे वहीदा जी आपने तो मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने कहा क्यों, कैसे? कहाँ रोज़ी कहाँ सीता, कुछ मेल ही नहीं है। और अगर वो पहले लग गई पिक्चर तो मेरी तो चलेगी ही नहीं, हो ही नहीं सकता। पीपल विल नॉट एक्सेप्ट यू ए रोज़ी एंड देन शी इज़ प्लेइंग सीता। तो मैंने कहा मैंने तो कर ली, अब आप चाहते हैं कि अब परेशानी हो रही तो मुझे निकाल दीजिए पिक्चर। क्या कह रहे हैं आप, मेरी पिक्चर छोड़ देंगे? मैंने कहा आपको परेशानी हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही है। खैर पिक्चर जब रिलीज़ हुई तो वो साहब ने मुझे एक टेलीग्राम भेजा, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं होता था, कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बट फॉर ए वैम्प्स रोल। आई थॉट इट वाज वेरी फनी। और लकीली शुक्र है कि वो पिक्चर भी चली बॉक्स ऑफिस में। बिल्कुल। तो मैंने कहा अभी आप खुश हैं? बोले पता नहीं कैसे है। हम बात करते हैं गुरुदत्त साहब की, देवानंद साहब की, और बहुत सारे और भी बहुत जाने माने प्रतिष्ठित निर्देशक उस वक्त के फिल्मकार जिनके साथ आपने काम किया, लेकिन आपने सत्यजीत रे के साथ भी काम किया। हाँ जी। उनके साथ काम का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आपने बांग्ला फिल्म में काम एक किया? तो वो भी जैसे मैंने कहा मुझे पता ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, तो उनसे ऑफ़र आई मुझे और उन्होंने कहा था मगर हम बहुत चाह रहे हैं पूरा यूनिट आपको लेने, मगर हम उतने पैसे नहीं दे सकते जितना आपको हिंदी पिक्चरों में मिलता है। मैंने कहा रे साहब आपने मुझे बुलाया है अपनी पिक्चर के लिए, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आप पैसे की क्या बात कर रहे हैं? तो वो बहुत क्लियर, वेरी प्रिसाइज कि क्या करना है, कितना करना है। और जो हम उन दिनों साल भर लगाते थे पिक्चर करने के लिए, या कम से कम 6 महीने, उन्होंने 8 हफ्ते में पिक्चर ही ख़त्म कर दी। अच्छा। या और मुझे कैलकाटा जाना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ, एंड आई वाज हैप्पी, आई रियली फेल्ट ऑनर्ड टू वर्क विथ हिम। बिल्कुल, सत्यजीत रे आज तक भी एकमात्र ऐसे फिल्मकार जिन्हें 35 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, एक रिकॉर्ड आज तक उनके करीब कोई नहीं पहुंचा है। वहीदा जी इतने सारे किरदार किए हैं आपने, इतनी सारी फिल्में की हैं आपने, क्या कभी कोई शिकायत रही किसी किरदार से कि मैं उसको और बेहतर तरीके से कर सकती थी? वो तो कोई भी आर्टिस्ट के दिल में हमेशा वो कशिश रह जाती है, आई कुड हैव डन बेटर। आपने अपनी फिल्में आप नहीं देखती थी, लेकिन आपने जब चौधरी का चांद की अपनी लुक देखी, तो हालांकि सब चौधरी का चांद देखते हैं तो क्या आपका खूबसूरत चेहरा जहन में आता है, लेकिन आपको अपनी पहली लुक पसंद नहीं आई थी इस फिल्म में, हमने सुना है। वो एक पिक्चर मुझे लगी कि आई हैव बीन फोटोग्राफ्ड वेरी वेल। अच्छा, आपको लगा बाद में ये? मतलब आपको पसंद आया आपका चौधरी का चांद का लुक? क्या होता है, हम आर्टिस्ट जब स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक फोटोग्राफी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, यू नो, सो वो पूरा क्रेडिट उनको जाता है, एंड में हमारा बारी आती है। वहीदा जी, आप ने उस वक्त दौर में जो फिल्में की थी वो अलग अलग रोल्स, खामोशी की बात करें हम, जिसमें आप नर्स की भूमिका में थी, और वो भी फिल्म कहते हैं अपने वक्त से आगे की फिल्म थी, जिस तरीके के सब्जेक्ट को लिया गया था। आपने जब साहिब बीवी और गुलाम में भंवरा बड़ा नादान उसको एक्ट आउट किया तो चुलबुली लड़की सी हमारे सामने आई। क्या ये कैरेक्टर्स, बहुत सारी फिल्में ऐसी भी होंगी जो आपने रिजेक्ट की होंगी, याद है ऐसी कोई फिल्में? क्योंकि ये कैरेक्टर्स हमारे जहन में क्योंकि बहुत मशहूर हुए। या हम अक्सर आर्टिस्ट ऐसे कर लेते हैं, पता नहीं, खुद को नहीं समझ में आता, और क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो एक तो मैंने अंकुर रिफ्यूज़ की थी, और क्यों क्या पता नहीं। फिर मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था ऑड्री हेबन का, उसको सुना, साउंड ऑफ म्यूज़िक की 6 मरतबा ऑफ़र हुई और 6 मरतबा उन्होंने रिफ्यूज़ किया। तो फिर उन्होंने लिखा था क्यों किया, मेरी आज तक नहीं समझ में नहीं आया। पिक्चर देखने के बाद ये क्या किया मैंने, इसको क्यों रिफ्यूज़ किया। सो वी टेंड टू डू दैट, वी गेट साउंड ऑफ म्यूजिक कितनी मशहूर फिल्म हुई, क्लासिक मानी जाती है वो भी आज के दौर में। और उस वक्त के तब आप एक्टर्स की बात करते हैं, हम आपसे कुछ कहानियां, कुछ ऐसे अनुभव भी चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। दादा मोनी के साथ भी क्या कुछ सीखने का मौका मिला और किस तरीके का व्यक्तित्व उनके साथ थे, क्या अनुभव रहे आपके?
एक तो मेरे से बहुत बड़े थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, और सेट पे, क्योंकि हमारे रूम्स में नहीं जाते, हम सेट पे बैठे गप्पे मारते थे, कुछ न कुछ वो शरारत करते थे। और मुझे उनसे ये सीखने को मिला कि जब कभी शॉट होता है, ख़ासकर क्लोज़अप, तब तुम लाइट लेने की कोशिश करो आँखों में। जब आँखों में लाइट आती है तो वो चमक आती है वो। और वो उनको डबिंग करना, उस वक्त डबिंग बहुत होती थी पिक्चरों की, तो उनको डबिंग करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। जब कभी डबिंग और एक सीन जहाँ हम दोनों को डब करना होता, तो वो कहते, वहीदा मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं कहती थी, अशोक दादा आप नर्वस हैं, अगर आप ये कहेंगे तो मैं और नर्वस हो जाऊँगी। तुम मत होना, तुम सीधा सीधा बोल जाती हो। मैं इतने बरसों से कर रहा हूँ, मैं मगर जहाँ डबिंग आई तो मुझे तो बुखार चढ़ जाता है। तो ही वॉज वेरी 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 स्वीट। अच्छा, आप जब एक एक्ट्रेस के तौर पर, क्योंकि उस वक्त तो एक दौर होता था जब बहुत फैंस होते थे और आपकी तो खूबसूरती के भी बहुत चर्चे होते थे, इतनी बेहतरीन अदाकारा थी आप, कैसे डील करती थी इन फैंस के साथ, इन चाहने वालों के साथ? उस वक्त का तरीका और था, क्योंकि वीडियो, यूट्यूब, टीवी ये सब तो कुछ नहीं होता था। वो डायरेक्टली आके मिलते थे, और मोस्टली ज़्यादातर वो लोग तस्वीरें लेके घूमते, फोटोग्राफ्स, उस पर ऑटोग्राफ लेने के लिए। अब उल्टा हो गया, वो सेल्फी लेना चाहते हैं। जी। अच्छा, आप कभी क्योंकि आपकी शर्तें तो होती ही थी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, आप कपड़े अपने पसंद के पहनेंगे वरना नहीं करेंगी, लेकिन आप क्या कोई और नखरे भी दिखाती थी? कभी कोई हंगामा करती थी आप सेट पे? कभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए आपके साथ? नहीं, ऐसा हुआ कि जब कभी मैंने ये नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूंगी, उसका लॉजिकल रीज़न होता था। तो थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर, को एक्टर तो थोड़ा नाराज़ तो होते थे, फिर थोड़ी देर के बाद बात तो सही है तुम करें। जैसे 16वां साल एक पिक्चर थी जिसमें ऐसा सीन था, मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, देव आके मुझे बजाते हैं, फिर कहीं धोबी के पास जाते हैं, गीले कपड़े निकालो पहनो। तो एक पर्दा डाल के हम दोनों कपड़े बदल रहे हैं, तो वो पूछते हैं आपका नाम क्या है? मैं कहती हूँ लाजवंती। ओह, तभी आपको इतनी लाज आती है? मैंने कहा। तो डायरेक्टर ने कुछ मुझे ऐसा ब्लाउज ऐसा दिया था, वो विच वॉज वेरी रिवीलिंग उन ज़माने के लिए। और लाजवंती है, 16 साल की लड़की है, पिक्चर का टाइटल भी 16 साल था। मैंने कहा मैं ये नहीं पहनूंगी, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और लॉजिक भी नहीं है। तो डायरेक्टर साहब नाराज़ हो गए कि आप मुझे सिखाएंगे कि लॉजिक नहीं है, आपकी तीसरी पिक्चर है, अभी से आपने ये शुरू कर दिए नखरे। मैंने कहा नखरे की बात नहीं, आप सोचिए, लाजवंती को बहुत लाज आती है, तो फिर ऐसे कपड़े पहन के कैसे बैठ सकती? तो ऐसी बातों पे थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर या एक्टर कहते बात तो सही है, यू नो। सो इसीलिए मैंने वैसे टैंट्रम सेट्स पे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, वो सब नहीं था। इसीलिए वो लोग मुझे प्यार और इज्जत देने लगे कि बात तो जो कब करते बिला वजह नहीं कर रही हैं, उसकी वजह है, इसके लिए यू नो मेरे लिए आसान होगा। तभी इंडस्ट्री में आपको हर कोई एक सम्मान देता है, और बहुत महत्वपूर्ण भी है ये। विद्या जी, आपने तो कई दौर की फिल्में की हैं ना, आपने तो देखें तो 1960-70s के बाद, अगर हम आज के वक्त की बात करें तो आपने रंग दे बसंती की है, आपने दिल्ली 6 की है, लम्हे तो हम भूल ही नहीं सकते हैं, हालांकि कुछ दशक पहले की बात है। ये बदलते दौर के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह ये युवा फिल्मकारों के साथ काम करना, इसको आप कैसे देखती हैं? आजकल के बच्चे मैं कहूँगी बहुत वेरी प्रोफेशनल, वेरी फोकस्ड, और हम एटलीस्ट आई टुक इट लाइंग डाउन इजीली, सब कुछ आसानी से हो रहा था। तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे हैं। आई लाइक देम, द वे दे वर्क, द वे दे अप्रोच देयर प्रोफेशन, दे आर वेरी गुड। कोई ऐसी चीज़ है जो भी लाइफ में आप करना चाहती हो? आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बेटे की शादी होगी, पोती है, बहू है, बेटी है, तो अपना टाइम आराम से गुजारती हूँ और कंटेंट हूँ। आई एम वेरी कंटेंट एंड हैप्पी। कुछ अच्छा हो जाए, ना हो जाए तो नो प्रॉब्लम। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट लाइफ, आई बिलीव। अगर आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, है ना? तो हमारे जो तमाम दर्शक डीडी न्यूज़ के आपको देख रहे हैं, आई एम वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी। और फेलियर से लोगों को डरना नहीं चाहिए,
क्योंकि हर एक कोई नंबर 1 तो हो नहीं सकता। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वाले को भी तो जीना है ना। बी ब्रेव एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। फिर पूरे दिलो दिमाग से कीजिए और खुश रहिए। चलिए एक बार फिर आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री वहीदा रहमान जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। तेजस्वी तेजस्वी